कहानी का ये 12वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। डॉक्टर मितुल से मिलकर हॉस्पिटल से धारा भानु के साथ जल्दी ही निकल आई थी। उसे अपने मामा के घर रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बिल्डिंग से बाहर निकली ही थी कि ड्राइवर सुरेश उसका सामान लेकर पहुंच गया। धारा ने पहले ही डॉक्टर मितुल से बात कर ली थी, इसलिए उसने अपना थोड़ा सा सामान सुरेश की मदद से हॉस्पिटल के पीछे बने कमरे में रख दिया। वो वहां से जीप स्टैंड की तरफ चल दी। सुरेश ने उसे जीप स्टैंड तक छोड़ने को कहा भी, लेकिन उसने मना कर दिया। भानु का मन बहुत उखड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीदी इतना अच्छा घर छोड़कर क्यों जा रही है। केशव मामा के घर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन धारा दीदी ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे मामा के घर नहीं छोड़ेंगी। वो गांव पहुंचे तो घर में पारुल और हिमानी के सिवा कोई नहीं था। पारुल ने आंखें फाड़कर उसे देखा, फिर हिमानी से बोली, ओहो हिमानी, आरती का थाल ले आ, घर का उद्धार करने वाली आ गई। हिमानी आवाज सुनकर बाहर निकल आई और धारा और भानु को देखकर एक तरफ खड़ी हो गई। क्यों आई है तू यहाँ? जब मन आता है चली जाती है, जब मन करता है चली आती है। ये घर है ये सराय? वो कर्कश स्वर में बोली। मैं अपना सामान लेने आई हूँ। धारा घर के अंदर चली गई। भानु के दो चार कपड़े और अपने माँ पापा का फोटो लेकर उसने अपने बैग में रखा और फिर बाहर निकल आई। पारुल चुपचाप अपनी जगह बैठी देखती रही। मामी, मेरी माँ की पेटी दे दो, वो पारुल से बोली। कौन सी पेटी? मेरे पास कोई पेटी नहीं है, उसने रूखी आवाज में कहा। मामी, मेरी माँ के गहनों वाली पेटी दे दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, धारा ने शांति से कहा। बड़ी आई पेटी वाली, इतने दिनों तक ठूस ठूस कर खिलाया, सारा खर्चा उठाया, वो क्या तेरे बाबा रख गए थे यहाँ? मामी, मेरे बाबा की बात मत करो, मेरे माँ के गहने दे दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। तो मामी चिल्लाकर बोली, चल भाग यहाँ से। कौन से गहनों की बात कर रही है? तेरी माँ पर बड़ा खजाना था जो गहने बनाकर रख गई, अपनी औलाद तक तो दूसरे के सर छोड़ गई, गहने बनाएगी। पारुल अपने रौद्र रूप में आकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो उसकी अम्मा, उसके बाबा और माँ का नाम लेकर उल्टा सीधा बोल रही थी। एक बार हिमानी ने तभी जबान से कुछ कहना चाहा तो उसने हिमानी को डपट दिया। भानु अलग डर कर धारा का हाथ खींचे जा रहा था। धारा के भी आंसू निकल आए। अगर पारुल ने ठान लिया था कि गहने नहीं देने हैं, तो केशव मामा भी गहने नहीं दिला सकते थे। धारा ने सोचा था कि कुछ पूंजी के रूप में तो होगा, लेकिन पारुल का लालच सब कुछ खा गया था। उसने निराश भाव से घर पर नजर डाली और बकती झकती पारुल को छोड़कर घर से बाहर निकल आई। बेबसी में उसकी रुलाई फूट गई। भानु भी सहम गया था। धारा, बेटी सुन जरा। धारा ने आंखें पोंछकर पीछे देखा। कल्पना काकी उसके पीछे लपकी आ रही थी। कहाँ जा रही है ऐसे? आज 2 घड़ी बैठ ले, धारा बोली। नहीं काकी, जाने दो, फिर कभी आ जाऊंगी। धारा की आंखों से आंसू फिसल पड़े। आजा, थोड़ी देर हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। भानु आजा बेटा। कल्पना जी ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से खींचकर अपने घर में ले गई। काकी बोली, तू बैठ, मैं अभी आई। उन्हें बिठाकर वो लपक कर अपनी रसोई में गई और उनके लिए दाल चावल की भाप उड़ाती थाली उठाकर ले आई। काकी, खाने का मन नहीं है, क्यों परेशान हो रही हैं आप? धारा बुझे मन से बोली। देख, मामी का गुस्सा खाने पर मत उतार, मैं अभी खाना ही खाने जा रही थी, तेरे घर से आती आवाज़ों से रुक गई। खा ले बेटी, मामी की बात नहीं मानेगी, मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ, कल्पना जी ने करुणा भरे स्वर में कहा। धारा पपक कर रो पड़ी। आज उसका मन बहुत खराब हो रहा था। सबकी नफरत और घृणा भरी बातें क्या उसे ही झेलनी है? उसने क्या बिगाड़ा है किसी का? आज उसका मन बहुत कच्चा हो रहा था। भानु नहीं होता तो किसी पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती। अब ये नफरत, ये दुख उससे सही नहीं जा रहे थे। हमेशा प्यार पाने वाली धारा की जिंदगी ऐसा लगता था कि लोगों की ठोकरों पर आ गई है। कल्पना जी की बहुत जिद करने पर उसने जैसे ही गरम गरम खाने का ग्लास मुंह में डाला, उसकी फिर से रुलाई छूट गई। कल्पना जी ने उसे समझाते हुए कहा, धारा, अपने भाई को देख कैसे सहम गया है, चल हिम्मत रख, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। भानु खाना खा बेटा, ठंडा हो जाएगा।
केशव कैसा इंसान है तू। तेरी माँ ने कम उम्र में बच्चों की तरह पाला था, उसी बहन के बच्चों की दुर्गति कर रखी है। कल्पना जी दुखी हो रही थी। खाना खाने के बाद कल्पना जी से बातें करते हुए धारा ने बता दिया कि अब से वो अपने गांव में ही रहेगी, चाहे उसे भूखे पेट ही सोना पड़े, कुछ काम कर लेगी। क्यों, नौकरी क्यों छोड़ दी? काकी ने पूछा। काकी उस घर में मन नहीं लग रहा था। धार ने उदास स्वर में कहा तो उसकी बात सुनकर काकी बोली, लेकिन गांव में तुझे काम कौन देगा? गांव में सब अपना काम अपने आप करते हैं बेटी। उनके पास दूसरों को देने के लिए पैसा कहाँ होता है? फिर क्या करूं काकी? वो विवशता भरे स्वर में बोली तो काकी बोली, इससे तो शहर में ही रहती, कुछ काम मिल जाता। जरा सी खेती में तुम दोनों भाई बहन का गुजारा कैसे चलेगा? फिर धारा ने उन्हें डॉक्टर मृदुल के प्रस्ताव के बारे में बताया। काकी उसकी तरफ प्यार से देखकर बोली, देख बेटे, मैं तो तुम लोगों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। डॉक्टर साहब की बात मान ले बेटा। अगर सब कुछ सही रहता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अगर वहां भी मन नहीं लगे तो गांव चली जाना, आखिर में तो गांव में घर है ही। काकी की बात सुनकर धारा सोच में पड़ गई। काकी आगे बोली, देख बेटी, दिमाग से काम ले। काम करेगी तो पैसे लेगी, किसी का एहसान नहीं होगा। गांव में तो कभी कभार फसल खराब होने पर भूख को भी मरना पड़ता है। आपको सच में लगता है कि मुझे शहर जाना चाहिए? सच सच बताना काकी। धारा अभी भी पैसों पेश में थी। काकी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, शहर में तुझे भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। खूब मेहनत करना और उस पारुल को दिखा देना कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, किसी का भाग्य नहीं छीन सकते। शाम तक धारा और भानु वापस हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गए। डॉक्टर मितुल अभी आए नहीं थे, लेकिन दो तीन नर्सों से धारा का परिचय हो गया था। वो धारा को देखकर बहुत खुश हुई। खाना खाकर भानु जल्दी सो गया, लेकिन धारा को नींद नहीं आ रही थी। उसे अभी भी अपने निर्णय पर भरोसा नहीं था। पता नहीं उसने वापस लौटकर सही किया या गलत। उसने अपना सामान खोलकर लगाना शुरू कर दिया। सामने बनी अलमारी में उसने अपने पापा की फोटो सजा दी और भीगी आंखों से वर्दी में उनकी गर्वीली मुद्रा देखती रही। अपने कपड़े लगाते समय एक पैकेट उसके बैग से निकल कर गिर गया। ये तो उसका नहीं था। उसने पैकेट खोलकर रोई की तरह सॉफ्ट पिंक और व्हाइट स्कार्फ अपने हाथ में ले लिया। पता नहीं किसका था, पर बहुत सुंदर था। हाथ फेरते हुए एक स्लिप उसके हाथ में आ गई। तुम्हारे कपड़े मेरी वजह से खराब हो गए। ये छोटी सी गिफ्ट मेरी तरफ से, तुम रखोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। ये सुंदर से अक्षरों वाली किसकी राइटिंग है? किसकी वजह से? ओह, अरिजीत। उसने रखा ये स्कार्फ मेरे कपड़ों में, लेकिन क्यों? बेख्याली में उसने स्कार्फ खींचकर अपने गालों से लगा लिया। एक सिहरन सी उसके दिल में उठी। फिर उसे पवित्रा जी का नफरत भरा चेहरा याद आ गया। नहीं नहीं, उनके घर का एक दिन का भी वो नहीं रखना चाहती। विमला दी मिलेगी तो ये भी लौटा देगी। उसने सावधानी से स्कार्फ वापस पैक किया और अलमारी के एक कोने में रख दिया। इधर रिया बेचैन सी अपने रूम में घूम रही थी। अरिजीत वापस लौट गया था और जाते समय उसे फोन भी नहीं किया था। वह खुद फोन करने जा रही थी तो उसकी मॉम ने रोक दिया। माय डियर, थोड़ा उसे भी बेचैन होने दो। हमेशा उसके आगे पीछे घूमोगी तो वो तुम्हें हल्के मिलेगा। थोड़ा अपनी कदर करवाना सीखो। अपनी मॉम की बात सुनकर रिया मन मार कर रह गई। उसका मन कर रहा था कि उठकर अरिजीत के पास चली जाए। अरिजीत की आकर्षक छवि उसकी आंखों में बस गई थी। मन करता था कि सारी दुनिया को दिखाए, खासकर अपने दोस्तों को, कि उसका होने वाला पति कितना शानदार है। मुग्धा भी छुट्टियां खत्म होते ही वापस लौट गई थी। उसे विमला ने बता दिया था कि मालकिन ने थारा का सारा सामान हॉस्पिटल पहुंचा दिया है और अब वो यहाँ काम करने नहीं आएगी। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन मॉम के डिसीजन में वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। पता नहीं धारा से कैसा अटैचमेंट हो गया था, वो उसे भूल नहीं पा रही थी। एक बार सोचा कि जाते समय उससे मिल आए, पर कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। क्या कहेंगी उससे? इसलिए वो मिलने का मन होते हुए भी नहीं जा सकी। डॉक्टर मृदुल ने अपना किया वादा निभाया। वो भानु को अच्छे स्कूल में डालना चाहते थे, लेकिन धारा ने मना कर दिया। वो भानु को अपने दम पर पढ़ाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भानु का पास के स्कूल में दाखिला करवा दिया। धारा ने धीरे धीरे काम सीखना शुरू कर दिया। वो लगभग सारे दिन काम में लगी रहती थी। अपने काम के अलावा वो और भी काम करती रहती थी। भानु थोड़े दिन उदास रहा। वो छोटा बच्चा था,
इसलिए उसे मून पैलेस बहुत अच्छा लगा था और यहाँ हॉस्पिटल के छोटे से कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो उस वातावरण में रम गया। कम से कम यहाँ भरपेट खाना मिल रहा था और बिना बात की डांट फटकार नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल के कर्मचारी डॉक्टर साहब की वजह से उसका बहुत ध्यान रखते थे। एक दो बार खिसियाए से केशव जी आए और धारा से अपनी विवशता जताने लगे, लेकिन धारा खामोश बैठी रही। उसे अब अपने मामा से कोई सहानुभूति नहीं महसूस होती थी। उन्होंने अपने घर ले जाकर अपनी आंखों के सामने उनकी दुर्दशा करवाई थी। उनकी केवल शक्ल ही उनकी माँ से मिलती थी, लेकिन वो उसकी माँ जैसे साहसी बिल्कुल नहीं थे। अरिजीत ने इस बीच कई बार फोन किया और सब लोगों के हाल चाल पूछे, लेकिन पवित्रा जी ने उसे किसी चीज की भनक नहीं लगने दी। सब बढ़िया है कहकर वो बात का रुख मोड़ देती थी। इस बीच आश्रम से पुरोहित जी का फोन आया तो वो उनसे मिलने वहां पहुंच गई। पुरोहित जी अपने कक्ष में ही मिले। गुरुजी, आपने दोनों की जन्म कुंडली देख ली? उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा। जी आइए बैठिए पवित्रा जी, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने गंभीर भाव से कहा। जी। पवित्रा जी की चेयर गुरु जी के सामने करके ड्राइवर सुरेश पवित्रा जी की आंख के इशारे से हाथ जोड़ते हुए बाहर निकल गया। पुरोहित जी बोले, इस लड़की की कुंडली तो बहुत अच्छी है, सुख सौभाग्य सब कुछ है इसके भाग्य में। लेकिन पुरोहित जी एक पल को चुप रह गए। लेकिन क्या गुरुजी? पवित्रा जी ने धड़कते दिल से पूछा। अरिजीत और इस लड़की की कुंडली अलग अलग बहुत ही अच्छी है, लेकिन दोनों का ही आपस में कोई मेल नहीं है। वो इतना ही बोलकर चुप हो गए। पवित्रा जी चौंक कर बोली, क्या मतलब है गुरुजी? पुरोहित जी बोले, देखिए, वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन दोनों में आपस में बनने के चांस कमी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? पवित्रा जी ये सुनकर बेचैन हो गई। मैं तो वही कह रहा हूँ जो ग्रह बता रहे हैं, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। हो सके तो आप इनका विवाह 2 साल बाद करें, उस समय तक ग्रह स्थिति बदलने से स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। पुरोहित जी की बात ने पवित्रा जी के मन की शांति हर ली। पवित्रा जी परेशानी भरे स्वर में बोली, लेकिन मैं 2 साल तक नहीं रुक सकती गुरुजी। मैं तो अरिजीत के वापस लौटते ही उसकी शादी कर देना चाहती हूँ। पुरोहित जी बोले, इतनी जल्दी क्यों है पवित्रा जी? आप समय को अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकती हैं। प्रारब्ध का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम लोग बहुत ही क्षुद्र जीव हैं। ब्राह्मण की गति अपने ही गणित से चलती है। आप तो डरा रहे हैं गुरुजी। पवित्रा जी का मन विचलित हो उठा। पुरोहित जी बोले, मेरा ये काम नहीं है पवित्रा जी, लेकिन अपने यजमान के अच्छे बुरे का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। वह अभी भी गंभीर थे। गुरुजी, कोई उपाय नहीं है? कुछ तो करिए। पुरोहित जी बोले, जो करने योग्य है वो तो मैं करूंगा ही। आपने अरिजीत के जन्म के समय जो देवी माँ की विशेष पूजा करवाई थी, उसकी ही तरह की पूजा करवानी होगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सारी पूजा इत्यादि के निपटने के बाद ही कोई कार्यक्रम रखिएगा और विवाह की रस्म शुरू करने से पहले नवग्रह की शांति करवा दीजिएगा। कहकर वो उठ खड़े हुए। पवित्रा जी ने पूछा, अभी विवाह के लिए थोड़ा रुक सकते हैं, लेकिन उनकी सगाई तो कर सकते हैं। पुरोहित जी बोले, जी, पहले पूजा पाठ और ग्रहों की शांति करवाने के बाद ही सगाई करिएगा। पवित्रा जी ने सहमति में सिर हिलाया। उनका इकलौता बेटा है, जो भी गुरुजी कहेंगे वो सब करेंगे। अपने इकलौते पुत्र के जीवन पर किसी भी बुरे ग्रह नक्षत्र की छाया पड़े, ये वो कतई नहीं चाहती हैं। मुझे पूजा में बैठना है, आप चाहें तो आप भी सम्मिलित हो सकती हैं। उन्होंने अनुमति मांगी। गुरुजी, आज मुझे जल्दी जाना है, मैं फिर आ जाऊंगी। पवित्रा जी का मन परेशान था। शाम को वह मून पैलेस पहुंची तो केशव जी अपने गांव जाने को निकल रहे थे। उन्हें देखते ही उन्होंने झुककर अभिवादन किया, लेकिन पवित्रा जी को उन्हें देखकर चिढ़ सी होने लगी। उन्होंने तने हुए चेहरे से ही सिर हिला दिया और अंदर चली गई। उन्होंने अपने कमरे में जाते ही रिया की मॉम श्वेता जी को फोन मिला लिया। 3 महीने में अरिजीत घर लौटने वाला था, लेकिन वो सगाई के लिए इतने दिनों का इंतजार नहीं करना चाहती थी। श्वेता जी ने फोन उठाया। अभी आपको ही याद कर रही थी मैं। रिया से तो आप रोज ही बात कर लेते हो, बस मुझे ही भूल जाते हो। शहद भरे स्वर में उन्होंने पवित्रा जी को उल्हाना दिया तो पवित्रा जी बोली, अरे नहीं श्वेता जी,
कई दिनों से आपसे बात करने की सोच रही थी, बस समय नहीं मिल पा रहा था। आज गुरुजी से मिलने गई थी, श्वेता जी बोली। ओह, आप अभी भी इन ग्रोह वगैरह में विश्वास करते हो? मुझे तो ये लोग पाखंडी लगते हैं। पैसे ऐंठने के लिए कुछ भी ढोंग करते हैं, कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे वैसे नहीं हैं। पवित्रा जी को बुरा लग गया। उनका स्वर थोड़ा कड़ा हो गया था। ओह सॉरी। श्वेता ने फौरन अपने आप को संभाल लिया। मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल मैंने अधिकतर लोगों से इन साधु और गुरुओं के बारे में उल्टा सीधा ही सुना है। सॉरी पवित्र जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने बात बिगड़ने से पहले ही फौरन माफी मांग ली। इट्स ओके, डोंट माइंड। उनसे बात करने के बाद मैंने सोचा कि आपसे बात करके सगाई की डेट जल्दी ही रख लेते हैं। श्वेता जी खुश होकर बोली। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं तो कितने दिनों से इंतजार ही कर रही थी। उनके मुंह से निकला। फिर वो बात संभालते हुए बोली। फिर ऐसा करिए, आप और रघुवीर साहब इधर ही आ जाइए। साथ में लंच कर लेंगे और सब कुछ डिसाइड भी कर लेंगे। इधर शालिनी को भी बुला लेंगे। ओके, मैं रघुवीर साहब से बात करके फिर आपको बताती हूँ, कहकर पवित्रा जी ने फोन काट दिया। अजीब सी है रिया की मौत। बात करने के बाद उन्होंने सोचा, खैर मुझे क्या, रिया अरिजीत के लिए सही साबित हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए उन्हें। उनके परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर चले, इतना ही तो चाहती है वो। रघुवीर साहब से बात करके डेट तय कर ली जाए, फिर अरिजीत और मुग्धा को भी बुला लिया जाए। हालांकि अभी ही दोनों छुट्टियों से वापस गए हैं, लेकिन ये सगाई करना बहुत ही जरूरी है। पता नहीं क्यों उनका मन कहता है कि अगर उन्होंने जल्दी ही अरिजीत को इस नए बंधन में नहीं बांधा तो फिर सब कुछ उलट पुलट होना निश्चित है। पता नहीं अरिजीत उस लड़की को नजरों से दूर गांव में रहने के बाद भी भुला पाता है या नहीं। जब तक वो सगाई के लिए नहीं आता तब तक उसे पता नहीं लगना चाहिए कि धारा यहाँ काम नहीं कर रही है। उन्हें नौकरों और पंडित जी को भी कड़ाई से मना करना पड़ेगा, खास तौर से उस विमला से, जो धारा के जाने के बाद अपने को पता नहीं कितना दुखी दिखा रही है। अगले दिन सुबह नाश्ता करते हुए रघुवीर जी को पवित्रा जी ने अरिजीत की सगाई करने के बारे में बताया तो वो बोले, क्या जल्दी है तुम्हें? ऐसे लग रहा है कि थोड़े दिन हो जाएंगे तो अरिजीत की शादी ही नहीं होगी। वो कुछ चिढ़ से गए थे। पवित्रा जी बोले, मैंने ऐसा कहा क्या? आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? पवित्रा जी भी झल्ला उठी। रघुवीर साहब बोले, तो फिर क्यों इतनी जल्दबाजी है तुम्हें? अब तो लड़की भी चुन ली है तुमने, फिर क्यों ऐसा कर रही हो? अरिजीत 3 महीने में वापस आ जाएगा, तभी एंगेजमेंट हो जाएगी ना। इतने दिनों तक उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका दो ना। पवित्रा जी सारी बातें छुपाते हुए बोले, आप समझते क्यों नहीं है? जब अरिजीत तैयार है शादी के लिए, फिर जल्दबाजी की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। बात अरिजीत के तैयार होने की नहीं है। वो उनकी तरफ घूमकर बोले, आप तो ऐसे जल्दी मचा रही हैं जैसे कोई आफत टूट पड़ेगी। अगर अरिजीत की जल्दी शादी नहीं हुई तो? रघुवीर साहब ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए कहा। नहीं, पवित्र जी ने कठिन स्वर में कहा, आफत क्या टूट पड़ेगी? लेकिन जब अच्छी लड़की मिल गई है तो फिर देर क्यों करना? आपने वैसे भी सब कुछ पता लगवा ही लिया है रिया के परिवार के बारे में। परिवार भी ठीक है और लड़की में भी कोई कमी नहीं है, फिर क्यों देर करनी? उन्होंने जोर देते हुए कहा। आप तो मेरा अकेलापन समझ ही नहीं पाते हैं। आप तो दिन भर बाहर रहते हैं और मैं दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ। वह दुखी होकर बोली। ऑफ वो पवित्रा, जैसा आपका मन कहे। अभी तो दोनों बच्चे छुट्टियों की बात लौटे हैं। मुग्धा से पूछ लीजिए कि उनके इस बीच ड्यूटी वगैरह ना हो। पवित्रा जी बोली। हाँ, पूछ लूंगी। आप क्या सोचते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है इन बातों की? रघुवीर साहब उनकी बात सुनकर बोले, फिर आप सब कुछ डिसाइड कर लो, बच्चों से बात करके मुझे बता देना। वो डाइनिंग चेयर सरका कर उठ खड़े हुए। मैं तो वैसे भी आपके इशारों पर चलता हूँ, जब कहोगी तब चल पड़ूंगा, कहकर वो मुस्कुरा पड़े। पवित्रा जी ने राहत की सांस लेते हुए उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, कैसी बातें करते हो आप? मैं कब आपको अपने इशारों पर चलाती हूँ? कुछ भी। वो खुलकर मुस्कुरा दी तो वो बोले, मैं चलता हूँ। आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप लंच पर इंतजार मत करना। आज क्लाइंट्स के साथ लंच है तो आ नहीं पाऊंगा। पवित्रा जी का माथा चूमकर रघुवीर साहब ऑफिस के लिए निकल गए। पवित्रा जी ने गहरी सांस ली। यह तो अच्छा हुआ कि उन्होंने रघुवीर साहब को पुरोहित जी की बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था,
वरना वो शादी करने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। बाहर लॉन में आकर पवित्र जी ने रिया को फोन मिला लिया। इधर विमला और नीतू किचन में बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि केशव जी अंदर चले आए। पंडित जी कुछ चाहिए क्या? नीतू ने पूछ लिया। हाँ, नाश्ता करने के बाद जरा 2-3 कप चाय बना दो, मालकिन ने किसी को बुला रखा है, केशव जी ने विमला की तरफ देखते हुए कहा। जब से धारा मून पैलेस से गई थी, विमला केशव जी से कुछ कटी कटी रहने लगी थी। अपनी तरफ से तो वो केशव जी से बात ही नहीं करती थी। मैं चाय बना देती हूँ, तुम बाहर दे आना। विमला हाथ धोने के लिए उठ गई। इधर हॉस्पिटल में धारा, तुम्हें डॉक्टर मृदुल बुला रहे हैं, एक अधेड़ उम्र की नर्स ने आवाज दी। जी दीदी। धार ने हाथ का काम छोड़ा और डॉक्टर मृदुल के कैबिन की तरफ बढ़ गई। आओ धारा, डॉक्टर मृदुल ने उसे देखते ही अंदर बुला लिया। जी सर, आपने बुलाया था। आओ बैठो। लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बुक्स मंगाई है, देख लो, और कुछ मंगानी हो तो मुझे लिस्ट बना कर दे देना। धारा बोली। लेकिन आपने क्यों? मैं मंगा लेती सर। धारा की आवाज में संकोच उतर आया। डॉक्टर मृदुल बोले। देखो, मैंने पता किया था तुम्हारे एडमिशन के लिए, लेकिन अभी उसमें समय है। काफी दिनों से तुम्हारी पढ़ाई छूटी हुई है। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, ताकि जब एडमिशन लो तो कोई परेशानी ना हो। उन्होंने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना अपनी बात समझाई। धार ने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो हंस दिए। छोटी छोटी बातों की परवाह मत क्या करो, जब समय आएगा तो सब उधार वसूल लूंगा। वो हंसते हुए बोले। आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लीजिएगा। वो बोली। अच्छा अच्छा, काट लूंगा। अब ये किताबें अपने कमरे में ले जाओ, उन्होंने सहज भाव से कहा। धारा का चेहरा भी सहज हो गया। अभी थोड़े दिन पहले ही वो भानु की स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और तमाम चीजें ले आए थे। तब भी उसने बहुत कहा था, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी। भानु ने तो उन्हें दादा कहना शुरू कर दिया था, लेकिन धारा अभी तक उनसे सर कहकर या बिना संबोधन के बात करती थी। दुनिया की ठोकर खाकर उसने बहुत कुछ सीख लिया था। पहले हर दुख पर उसके आंसू बहने लगते थे, लेकिन अब सहते सहते उसके आंसू और भाव दोनों जम गए हैं। डॉक्टर मिदुल ने उसे यही समझाया है कि दुनिया के सामने जितना कमजोर बनोगे वो उतना ही सताएगी, लेकिन एक बार मन को कड़ा कर विरोध पर उतर जाओगे तो दुनिया भी यही कहेगी कि ये तो ऐसा ही है। कड़ा विरोध तो वो क्या ही करेगी, लेकिन किसी से कोई उम्मीद नहीं बांधेगी। जितनी भी मेहनत करनी होगी करेगी, और अपने छोटे भाई को कभी माता पिता की कमी नहीं खलने देगी। वो अपने कमरे में आकर किताबें छूकर प्यार से सहलाने लगी। जिस वजह से उसने घर छोड़ दिया है कि वो पढ़ाई करके अपना और अपने भाई का भार खुद उठाएगी, उस वजह को वो हमेशा याद रखेगी। वो किताबें रख कर बाहर निकल आई। उसे यहाँ आए करीब करीब महीना होने को आया था, और इतने दिनों में उसने काफी हद तक अपना काम समझ लिया था। वो अभी बाढ़ की तरफ बढ़ी रही थी कि उसे गलियारे के सिरे पर इधर उधर देखते हुए केशव जी दिखाई दिए। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगी। धारा, तू यहाँ है? मैं तुझे उधर डॉक्टर साहब के कमरे की तरफ देख रहा था। वो उस पर नजर पड़ते ही बोले। धारा खामोश खड़ी होकर देखती रही। तेरे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ, हिमानी का ब्याह पक्का हो गया है। वह खुशी से हाथ मलते हुए बोले। आने वाली पूर्णिमा को उसका ब्याह है। बेटी, मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे हैं। कैसे क्या होगा? वैसे तो मालिक ने मेरी पूरी मदद करने का वादा किया है, लेकिन फिर भी ब्याह में तो बहुत काम होते हैं। तू कब पहुंचेगी गाँव? वह अपनी खुशी में सब कुछ बिसरा बैठे थे और लगातार बोलते जा रहे थे। धारा का मन किया कि वो अपने मामा से पूछ ले कि मामी से अनुमति ले ली मुझे और मेरे भाई को बुलाने के लिए। मामा, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा, प्रत्यक्ष उसने कहा। तो केशव जी बोले। हाँ बेटी, पूछ लेना। अभी तो 15-16 दिन है। डॉक्टर साहब की अनुमति बहुत जरूरी है। ब्याह तो बहुत साधारण तरीके से होगा। तू तो जानती है कि तेरे मामा की क्या स्थिति है, वरना डॉक्टर साहब को भी जरूर निमंत्रण देता। उनकी बात सुनकर धार ने चुपचाप सिर हिला दिया तो केशव जी बोले। तुम मंगल स्नान वाले दिन जरूर पहुंच जाना। अब चलो। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इतने ढेर सारे काम हैं। वो व्यस्तता दिखाते हुए जल्दी जल्दी निकल गए। अब धारा को मामा का स्वभाव अच्छी तरह समझ आ गया था, इसलिए उसे इस बात का विशेष दुख नहीं हुआ कि उन्होंने ना तो उसका हाल चाल पूछा, न भानु का। एक तरह से उनके लिए तो अच्छा ही हुआ कि उनके सिर से धारा और भानु का बोझ हट गया। वो लोग यहाँ पड़े हैं और मामा पर तो यही लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
उसकी माँ और अम्मा के जेवर पारुल ने हड़प लिए और केशव मामा ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटी थोड़े पैसे रख ले, जबकि उसकी खेती के सारे पैसे वो ही रख रहे थे। मन की कड़वाहट दबाते हुए वो अपने काम में व्यस्त हो गई। भानु स्कूल से 2:30 बजे तक लौटता था। उसके साथ खाना खाकर और 1 घंटा बिताकर धारा फिर अपने काम में जुट जाती थी। डॉक्टर मिथुन ने उसे रात में जल्दी अपना काम खत्म कर पढ़ाई करने को कह दिया था, इसलिए वो रात में जल्दी अपने कमरे में चली जाती थी और सुबह भानु के स्कूल जाते ही जल्दी ही अपना काम संभालने पहुंच जाती थी। एक दिन केशव जी रजिस्टर लिए कुछ हिसाब किताब लिख रहे थे कि पवन वहां चला आया। पंडित जी, आपको मालकिन बुला रही है, पवन ने आकर बोला। आ रहा हूँ। केशव जी ने हाथ का रजिस्टर एक तरफ रखा और फौरन उठ खड़े हुए। वो हिमानी की शादी के लिए कई दिनों की छुट्टी ले रहे थे, इसलिए अपना सारा काम मुकम्मल कर रहे थे। अभी उन्हें शहर से ही कुछ जरूरी सामान भी खरीद कर गांव पहुंचाना था। उनसे मालकिन ने कह दिया था कि वो ड्राइवर सुरेश को अपने साथ ले जाकर सामान खरीद सकता है और फिर सुरेश उसे उसके गांव के पास तक छोड़ आएगा। पवित्रा जी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी कुछ बुकलेट्स देख रही थी। केशव जी को आते देखकर उन्होंने एक तरफ रखे और कुछ पेपर्स की तरफ इशारा किया और कहा, पंडित जी, ये सारी चीजें एक बैग में रख लीजिए और हमारे ऑफिस जाकर वैभव को दे दीजिए। जी मालकिन, कहकर वो पेपर्स समेटने लगे। और सुनिए, लौटते समय गुरु कृपा ज्वेलर्स होते आइएगा। आपकी बेटी के लिए मैंने एक सेट बनवाया है, वो ले लेना। मैंने फोन कर दिया है उन्हें। लेकिन मालकिन, आप क्या आएंगी नहीं? अपने हाथ से दे देना आप उसे, केशव जी ने झिझकते हुए कहा। पवित्रा जी बोली, हाँ देखते हैं पंडित जी। आपको तो पता है कि मैं बिना व्हील चेयर के नहीं चल पाती हूँ। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है आपके गांव तक पहुँचना, वो भावहीन चेहरा लिए कह रही थी। केशव जी बोले, अगर आप नहीं आएंगी तो साहब को अकेले आना तो और मुश्किल है मालकिन। वह कुछ उदास हो गए। अभी तो समय है, मैं बात करूंगी साहब से। अब आप जाओ, वैभव इंतजार कर रहा होगा पेपर्स का। उन्होंने अपने हाथ की बुकलेट्स देखनी शुरू कर दी। केशव जी पेपर संभाल कर बाहर निकल गए। वो ऑफिस पहुंचे तो मैनेजर वैभव ने बड़ा तपाक से उनका स्वागत किया। आओ पंडित जी, बैठो, चाय पिलाई जाए आपको। केशव जी थोड़े अचरज में पड़ गए। आज से पहले तो वैभव ने कभी इतना आदर सम्मान नहीं दिखाया था। वो मना करते हुए बोले, नहीं मैनेजर साहब, अभी घर से चाय पीकर ही चला हूँ। ये लीजिए, ये पेपर्स मालकिन ने भिजवाए हैं। उसने सारे पेपर्स उसकी टेबल पर रख दिए और जाने लगे। पंडित जी रुकिए, कुछ बात करनी थी आपसे। केशव जी रुककर बोले, जी बोलिए। बैठ जाओ आप 2 मिनट, उसने आग्रह किया। केशव जी हिचकिचाते हुए उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। पहले भी वैभव 1-2 बार उनसे कुछ कहते कहते रुक गया था। विमला साथ में थी तो केशव जी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैभव बोला, पंडित जी, आपने तो कई सालों से मुझे देखा है, मुझ में कोई दुर्गुण देखा हो आपने? केशव जी असमंजस में बोले, नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। आप तो सज्जन इंसान हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं तो आपको बहुत बढ़िया आदमी मानता हूँ। वैभव बोला, जी वही तो, बहुत दिनों से आपसे कुछ कहने की सोच रहा था। क्या करूं, माँ बाप होते या कोई बड़ा होता तो वही बात करते। कहते कहते वो चुप हो गया। केशव जी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। पता नहीं कौन सी पहेली बुझा रहा है। मैनेजर साहब, आप खुलकर कहो, मैं समझा नहीं। पंडित जी, वो झिझक कर बोला, मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं अभी केवल 30 का हूँ। बचपन में ही माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए। एक छोटी बहन है, उसको पढ़ाने लिखाने और पालने में ऐसा लगा कि अपने बारे में सोचा ही नहीं। मेरी एक छोटी बहन है, शादी हो चुकी है उसकी, माँ बाप है नहीं, इसलिए खुद ही क्या कहना पड़ रहा है। वो आपकी भांजी मुझे बहुत पसंद है। केशव जी चौंक कर बोले, कौन, धारा? आश्चर्य से केशव जी का मुंह खुला रह गया। आप कब मिले उससे? मिला तो नहीं हूँ, बस एक बार आपके साथ ही देखा था उसे, वो सबूचाकर बोला। हाँ तो? केशव जी उसका मुंह देख रहे थे। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप राजी हो। वो उठकर खड़ा हो गया। मैनेजर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? केशव जी हैरान रह गए। हम लोग आपकी बराबरी के नहीं हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं आपके मुकाबले, वैभव बोला।
पंडित जी, ऐसी बातें मत कहिए। अगर आप राजी हो जाओगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। केशव जी परेशानी भरे स्वर में बोले। अब मैं क्या कहूँ? वैभव बोला। कुछ मत कहिए, आप बात कर लीजिए घर पर। अगर आपका परिवार शादी के लिए सहमत हो तो मैं केवल 2 कपड़ों में शादी के लिए तैयार हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैभव की बात सुनकर केशव जी खामोश बैठे रह गए। वैभव आगे बोला। पंडित जी, आप खूब सोच समझ लीजिए। मुझे पता चला कि उसके माँ बाप नहीं हैं, आप ही उसके संरक्षक हैं, इसलिए सोचा कि आपसे ही बात की जाए। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा खुद का घर है। मुझे लड़की के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। केशव जी उसका चेहरा देखकर बोले। जी, लेकिन घर में बात करनी पड़ेगी। आपने अचानक ऐसी बात कह दी कि। वैभव बोला। हाँ हाँ, बात कर लीजिए। आप धारा से भी बात कर लीजिए, मैं इंतजार कर लूंगा। केशव जी बोले। अभी मैं चलता हूँ, कहकर वो उठकर हाथ जोड़ते हुए बाहर निकल गए। आपके जवाब का इंतजार करूंगा पंडित जी, पीछे से वैभव ने जोर से कहा। केशव जी बेख्याली में ऑफिस से निकलकर मून पैलेस की तरफ जाने लगे कि उन्हें याद आया कि मालकिन ने उन्हें गुरु कृपा ज्वेलर्स जाने को कहा था और फिर मार्केट की तरफ मुड़ गए। मैनेजर वैभव की बातें उनके दिमाग से नहीं निकल रही थी। उसने धारा को कब देख लिया और केवल देखकर ही शादी करने को उतावला हो गया। पता नहीं उसकी लड़कियों को ऐसा भाग्य क्यों नहीं है। हिमानी के ब्याह के लिए पारुल कितना सुनाती थी कि उसके वश का कुछ नहीं है। अगर उसकी बुआ ने इतने प्रयत्न नहीं किए होते तो अभी तक हिमानी का रिश्ता नहीं हो पाता। क्या बताएं उसे कि वो अभी अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है, उसके लिए एक एक पैसा जोड़ रहा है। कितनी सारी चीजें हैं जो वर पक्ष के लिए जोड़नी पड़ रही हैं। लड़का सरकारी सेवा में है तो उनकी मांग भी बहुत है। पता नहीं कितने उपहार, कपड़े और घर गृहस्थी का सामान अपनी हैसियत के हिसाब से जोड़ रहे हैं। हिमानी की बात कभी कभी ब्याह के लिए तैयार ही है। वो चलती चलती मार्केट की तरफ बढ़ चले। उन्हें भरोसा था कि सोने के सेट के अलावा भी मालकिन उनकी बेटी को कुछ कपड़े और सामान जरूर देंगी, जिसकी वजह से उनकी काफी मदद हो जाएगी। पर ये मैनेजर धारा से बिना दहेज की शादी करने के लिए भी तैयार है। इधर हॉस्पिटल में धारा ने भानु को सही से रजाई उड़ाई और अपनी किताबें उठाकर अपने कमरे में पड़ी छोटी सी टेबल के सामने बैठ गई। अभी तो वो हॉस्पिटल की कैंटीन से ही खाना ले आती थी। थोड़े पैसे इकट्ठे होते ही उसने सोचा था कि थोड़ा सामान लाकर खाना अपने कमरे में ही बना लिया करेगी। किताब खोलकर उसने पढ़ना शुरू किया था कि अरिजीत का लिखा हुआ छोटा सा नोट उसकी गोद में से होता हुआ उसके पैरों के पास गिर गया। उसने फौरन झुक कर वो पेपर उठा लिया। बहुत चाहा कि वो इस छोटे से कागज के टुकड़े को फाड़ दे या फेंक दे, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कर पाई, बल्कि उसे संभाल कर अपनी किताबों में सुरक्षित रख लिया। अरिजीत का दिया हुआ स्कार्फ अभी तक उसकी अलमारी के कोने में कपड़ों के नीचे छुपा हुआ रखा था। विमला दी आई नहीं थी और धीरे धीरे उस स्कार्फ को लौटा देने की उसकी इच्छा भी मध्यम पड़ गई थी। उसका मन किताबों से हटकर अरिजीत की तरफ चला गया। पवित्रा मैम से उलट उनका बेटा कितना सरल है। पता नहीं पवित्रा मैम ने क्या समझ लिया, लेकिन उसने तो भानु की पढ़ाई शुरू करने के सिवा कोई बात नहीं कही थी उससे। उसे वो दिन याद आया जब अरिजीत यूं ही अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ था। हॉस्पिटल में 2 घंटे तक उसके पास ही बैठा रहा, फिर उसे उसके गांव तक छोड़ने भी गया। उसका खून से लथपथ पाँव होने पर भी उसे गांव तक छोड़ना चाहता था। कभी उसकी आंखों या उसकी बातों से कुछ और महसूस नहीं हुआ उसे। मिली भी कितना है वो। भानु जरूर अरिजीत को कभी कभी याद करता है, लेकिन वो तो बच्चा है। मामा के घर में उससे कोई ढंग से बात भी नहीं करता था। वहां अरिजीत के अच्छे से बात करने को उसने प्यार समझ लिया। भानु तो विमला दी को भी याद करता है, लेकिन मून पैलेस से आने के बाद विमला दी ने भी आना छोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी किताबों में मन लगाने की कोशिश करने लगी। कुछ भी हो, उसे भानु के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वह अपने मासूम भाई को किसी की दया पर नहीं छोड़ सकती। उसे डॉक्टर मितुल की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। वो जो उसके लिए कर रहे हैं वो तो उसके लिए अपनों ने भी नहीं किया। गांव में सरोज मैम ने उसकी आगे की पढ़ाई की इच्छा देखते हुए जो प्राइवेट फॉर्म भरवाया था वो भी बेकार चला गया, इसके लिए उसकी अम्मा ने अपने गहने बेचकर पैसे जुटाए थे। इधर मून पैलेस में विमला का मन बहुत खराब था। मुझे तो पंडित जी पर आश्चर्य होता है, कैसे खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी का न्योता देते फिर रहे हैं।
पता नहीं वास्तव में कलयुग आ गया है। कोई सगा मामा अपनी भांजी भांजी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ऊपर से कभी पूछने भी नहीं गए कि वे दोनों कैसे रह रहे हैं। विमला ने कहा। मालकिन को पता है कि धारा यहीं रहकर डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में काम कर रही है? नीतू ने पूछा तो विमला बोली, पता नहीं मुझे, वो तो धारा के बारे में बात ही नहीं करती है। मालकिन को देख, धारा को तो एकदम भुला दिया उन्होंने। 2-2 घंटे पैरों की मालिश करती थी, हरदम उनके ही कामों में व्यस्त। कभी कपड़े समेट कर लगा रही है, कभी उनके बाल बना रही है। क्यों ऐसे सोचती है विमला? नीतू ने गैस बंद करके उसकी तरफ देखा। कुछ गलत कह रही हूँ मैं? विमला ने आंखें तरेरी तो नीतू बोली, नहीं, लेकिन तेरे कहने से क्या फायदा? जब सगा मामा ऐसा व्यवहार रख रहा है तो फिर मालकिन को तो 2-3 महीने का ही साथ है। नीतू की बात सुनकर विमला बोली, सोचकर बुरा लगता है, समझ नहीं आता। कितनी सेवा करती थी धारा, बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। कभी कभार मिलने चले जाते थे, उस पर भी रोक लगा दी कि धारा की कोई बात नहीं करनी है। नीतू गहरी सांस लेकर बोली, यहाँ काम करना है तो उनकी तो माननी पड़ेगी। आज तो साहब और मालकिन को बाहर जाना है। विमला बोली, हाँ, वहीं जाएंगी रिया मैम साहब के घर। हो सकता है छोटे साहब की शादी की बात पक्की करने जा रही है। नीतू ने धीरे से कहा, वैसे एक बात कहूँ? विमला ने प्रश्नवाचक नजरों से उसकी तरफ देखा तो नीतू बोली, मुझे वो रिया मैडम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हम लोगों से तो बात करना भी पसंद नहीं करती है, जैसे जता रही हो कि तुम नौकर हो और मैं मालिक। विमला बोली, वो तो है ही, कल को छोटी मालकिन तो बनेगी ही, और हम लोग तो हैं ही नौकर। लेकिन मालकिन भी ऐसे देवर से बात नहीं करती जैसे नक्शेबाजी वो दिखाती है। पवन पीछे वाले गेट से अंदर चला आया। अरे तुम लोग अभी बातों में ही लगी हो, मालिक नीचे आ गए हैं। ये सुनकर नीतू के हाथों में फुर्ती आ गई। विमला, तू ऊपर जाकर मालकिन को देख, मैं नाश्ता लगाना शुरू करती हूँ। विमला बुझे मन से ऊपर चली गई। आजकल पवित्रा जी का व्यवहार उसके प्रति बहुत बदल गया है। बहुत उखड़ी उखड़ी रहती है। थोड़ी देर में रघुवीर साहब थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस चले गए और पवित्रा जी ने ड्राइवर सुरेश और केशव जी को मिठाई और फल वगैरह लाने के लिए भेज दिया। आज वो काफी खुश थी। सब कुछ फाइनल हो जाए फिर सबसे पहले घर में पूजा रखवा लेंगी। जैसा कि पुरोहित जी ने कहा है, सब कुछ सही विधि विधान से करेंगी, जिससे उनके प्यारे बेटे के जीवन में किसी तरह की अड़चन ना आए। इधर अरिजीत इस समय बहुत मेहनत कर रहा था। उसे मालूम था कि कुछ भी अचीव करने के लिए कड़ा परिश्रम बहुत जरूरी है। बीच बीच में धारा का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो तो उसे याद भी नहीं करती होगी, याद तो उसे आती है उसकी। पता नहीं उसने अपनी पढ़ाई शुरू की होगी कि नहीं। मॉम से वो ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछ सकता, और कोई साधन था नहीं। फिर वो धारा के लिए कोई मुश्किलें नहीं खड़ा करना चाहता था। कभी कभार रिया का ख्याल भी आ जाता था। वो उससे साफ साफ बात करना चाहता था, लेकिन फ़ोन पर ऐसी बातें संभव नहीं थी। अभी उसके पास समय था, इसलिए वो सहूलियत से बात करना चाहता था। धारा उसके मन पर इस तरह छा गई थी कि अब चाहे उसके साथ अरिजीत का कोई रिश्ता ना भी बन पाए तो भी वो किसी और के साथ संबंध जोड़ने की सोच भी नहीं सकता। हो सकता है धारा उसे ना पसंद करे, पर फिर भी वो किसी और के साथ जिंदगी बिताने की नहीं सोच सकता। अरिजीत की चाहत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। केशव जी ने घर आकर मैनेजर की बात पारुल को बता दी। क्या कह रहे हो तुम? सुनकर पारुल ने आंखें फाड़कर केशव जी की तरफ देखा। सच बता रहा हूँ। केशव जी गंभीरता से बोले तो पारुल जहर उगलते हुए बोली, मैं कहती थी तब तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता था। देख ली अपनी भांजी के लक्षण। पारुल ने कड़े लहजे में कहा, भांजी ने इसमें क्या किया है? वो चिढ़ गए। वो तो उससे मिली भी नहीं है। हाँ हाँ, उसने कहा और तुमने मान लिया। ऐसे बिना मिले ही शादी तक की बात कहने लगा। पारुल ने मुंह बनाकर कहा। केशव जी झुंझुलाए लेकिन पारुल को देखकर चुप रह गए। पारुल बोली, लेकिन बात सुनो, वो मैनेजर है तो उसकी खूब अच्छी तनख्वाह होगी। केशव जी बोले, हाँ, खूब पढ़े लिखे हैं। बता रहे थे कि परिवार में कोई बड़ा नहीं है। एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, खुद का बढ़िया घर है। पारुल ने उत्सुकता से पूछा, कितनी तनख्वाह होगी उनकी? केशव जी बोले, ऐसे तो पता नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा पैसा मिलता होगा। पूरी फैक्ट्री का काम काज संभालते हैं वो। पारुल बोली, तो उनसे कविता की बात करो ना।
पारुल का स्वर अचानक धीमा हो गया। उन्हें बस अच्छी लड़की ही तो चाहिए। अगर बिना कुछ लिए दिए शादी करने को तैयार है तो कविता की बात करो ना उनसे। लेकिन उन्होंने कविता के लिए थोड़ी कहा है तो धारा से शादी करना चाहते हैं। केशव जी ने प्रतिरोध किया तो पारुल तुनक कर बोली, तुम भी हमेशा मिट्टी के माधो ही रहोगे। अरे उनसे बात तो करो। हमारी कविता भी तो सुंदर है, संस्कारवान है, उन्हें और क्या चाहिए भला। और धारा का क्या है, न कोई आगे न कोई पीछे। पहली बात तो जो उससे ब्याह करेगा उसे मुफ्त में उसके भाई का बोझा और ढोना पड़ेगा। क्यों, भानु को तो हम अपने पास रख लेंगे, केशव जी ने तर्क दिया। पारुल ये सुनकर भड़क गई। हाँ जरूर अपने पास रख लेंगे। सारे जहान का ठेका जो ले रखा है तुमने। धारा छोड़ देगी भानु को। तुम मैनेजर साहब को समझाओ कि वो एक बार कविता को देख ले। शादी के लिए तो हम लोग मना ही लेंगे। केशव जी बोले, लेकिन वो 30 साल के हैं जबकि कविता तो बहुत छोटी है। पारुल बोली, तो क्या हो गया, उम्र देखोगी या काबिलियत। केशव जी चुप हो गए। पारुल बोली, मुंह से काम नहीं चलेगा, बात करो जाकर। हाँ हाँ ठीक है। वो उठे और अपना थैला ले आए। थैले में से उन्होंने सेठ वाला बॉक्स निकालकर पारुल को थमा दिया। वो सेठ देखते ही पारुल की आंखें चमक उठी। हे भगवान, कितना सुंदर है, केशव जी ने कहा। मालकिन ने दिया है। पारुल ने खुश होकर आवाज लगाई, हिमानी ओ हिमानी। क्या है माँ। वो सुस्त कदमों से आई लेकिन ज्वेलरी बॉक्स पर नजर पड़ते ही खुश हो गई। ये क्या बाबा लाए हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। हाँ, तुम्हारे बाबा के वश का है ऐसा सुंदर हार बनवाना, पारुल ने चहकर कहा। इनकी मालकिन ने दिया है तेरे ब्याह के लिए, हिमानी खुश होकर बोली। बहुत सुंदर है। हिमानी बहुत प्यार से देख रही थी। संभाल कर रख दो, केशव जी ने कहा और फिर अपना थैला खूंटी पर टांग कर बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह मून पैलेस पहुंचते ही केशव जी काम में जुट गए। पवित्रा जी लिविंग रूम में बैठकर शालिनी से बात कर रही थी। शालिनी अपनी बहन के घर पहुंच चुकी थी। पवित्रा जी ने शालिनी जी को समझा दिया था कि वो अपनी बहन और जीजा जी को समझा दे कि वो पुरोहित जी की बातों से संबंधित कोई बात रघुवीर साहब के सामने ना करें, क्योंकि उन्होंने अभी रघुवीर साहब को कुछ भी नहीं बताया है। फिर रघुवीर साहब के आते ही वो लोग रिया के घर के लिए निकल गए। आज रिया के डैडी और मॉम ने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया। रिया भी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर बहुत प्यारी लग रही थी। शालिनी ने ही उसे मनाया था इससे तैयार होने के लिए। इन्हें अरिजीत को भी अपने साथ लेकर आना चाहिए था, देशराज जी ने अपनी पत्नी से कहा। सामने सोफे पर बैठे रघुवीर साहब और पवित्रा जी रिया और शालिनी से बातों में लगे थे। श्वेता बोली, आ जाएगा वो भी। अब 2-3 महीने बाद तो वो यहीं रहेगा, अपनी फैक्ट्री वगैरह संभालेगा, देशराज जी बोले। रिया के लिए भी अच्छा रहेगा, वो गारमेंट फैक्ट्री में खुद भी काम कर सकती है। तुम ये बात शालिनी से कहना, वो बात करेगी पवित्रा जी से। श्वेता गहरी मुस्कान लेकर बोली, बात करने की जरूरत ही क्या है, जो है वो रिया का ही तो होगा शादी के बाद। अरे आप लोग किन बातों में मगन हैं, शालिनी ने अपनी दीदी को आवाज लगाकर कहा। तुम्हारे जीजा जी कह रहे हैं कि इन लोगों की बातें खत्म हो तो लंच लगवाया जाए, श्वेता ने हंसकर कहा। अरे वाह, जीजा जी को भूख लगने लगी है क्या, शालिनी ने मजाक किया। देशराज जी बोले, अरे मुझे नहीं, लेकिन गेस्ट को तो लगी रही होगी, सुबह के चले हुए हैं। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं किचन में देखती हूँ और खाना लगवाती हूँ, श्वेता कहकर मुस्कुराकर उठ गई। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, शालिनी उठने लगी तो श्वेता ने रोक दिया। अरे शालिनी, मुझे बस खाना लगाने को कहना है, तुम यहीं बैठो बातें करो, मैं बस 5 मिनट में आई। श्वेता ने आंख से हल्का सा इशारा किया और किचन की तरफ बढ़ गई। इधर अरिजीत परेशान सा हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। उसका रूममेट रात से हॉस्पिटल में एडमिट था। रात में जब वो फ्री हुआ तो काफी रात हो चुकी थी, लेकिन उसके रूममेट के साथ रुकने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसके साथ हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। सुबह काफी देर से अपनी मॉम को फोन मिला रहा था, लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा था। रात में सोने से पहले जब उसने फोन किया था तब मॉम ने उसे भनक तक नहीं लगने दी कि वो रिया के घर उन दोनों की एंगेजमेंट डेट फिक्स करने जा रही है। सुबह उसके बाबा ने उसे फोन करके बताया कि आज वो रिया के घर उसकी सगाई की डेट तय करने जा रहे हैं। अजीत ने अपने बाबा से कहा भी था, कितनी जल्दी क्या है, 3 महीने में वो फ्री हो जाएगा, तभी मॉम ये सब तय करें। रघुवीर साहब ने उससे कहा कि वह अपने मॉम से इस सिलसिले में बात कर ले, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि तुम्हें इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
सुबह फ्री होते ही उसने फोन करने का सोचा था, लेकिन हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले उसके साथी की रात में फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, तो उसे भी उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। सुबह से फोन मिलाते मिलाते जब काफी देर हो गई, तो उसने घर की लैंडलाइन नंबर पर फोन लगा लिया, क्योंकि उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। फोन पवन ने उठाया और उसने बताया कि उसके मामा और पापा तो रिया मैडम के घर निकल गए हैं। अरिजीत उससे क्या कहता, उसने पूछा। बहुत जल्दी निकल गए? नहीं छोटे साहब, जल्दी तो नहीं निकले थे। साहब तो पहले ऑफिस गए थे, फिर वहां से आकर तब साहब और मालकिन गए थे। अरिजीत बोला। ओह अच्छा, चलो ठीक है। और घर पर सब ठीक है? जी छोटे साहब, सब ठीक है। पवन ने कहा तो अरिजीत ने भानु के बारे में पूछा। और वो छोटा बच्चा भानु स्कूल जाने लगा? उसे पूछना तो थारा के बारे में भी था, लेकिन उसने भानु के बारे में पूछा। भानु? वो तो यहाँ नहीं है, पवन ने हिचकिचाते हुए कहा। विमला पवन को फोन पर बातें करते देखकर उसके पास खड़ी हो गई थी। भानु का नाम आते ही उसने पवन को इशारा करना शुरू कर दिया। पवन हड़बड़ा गया। उसे विमला के इशारे समझ नहीं आ रहे थे। उधर से अरिजीत कुछ पूछ रहा था, लेकिन विमला की तरफ ध्यान होने की वजह से वो सुन नहीं पाया। जी छोटे साहब, अरिजीत बोला। अरे पवन भैया, क्या कह रहे हो? भानु कहाँ है फिर? छोटे साहब, मुझे नहीं पता है, आप मालकिन से बात कर लीजिएगा, पवन ने दबे स्वर में कहा। अरिजीत बोला। ठीक है, विमला दी कहाँ है? विमला भी आवाज सुन पा रही थी, इसलिए उसने पवन को इशारा कर दिया। जी, वो तो कुछ सामान लेने मार्केट गई है, पवन ने कहा तो अरिजीत बोला। तो ठीक है, जब विमला आए तो बात करवा देना मेरी, कहकर अरिजीत ने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद विमला ने पवन से पूछा। पवन भैया, क्या कह रहे थे छोटे साहब? तुमने भानु के बारे में क्या बताया? पवन असमंजस से बोला। कुछ नहीं, तुम मुझे इशारे क्या कर रही थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, विमला ने पूछा। कुछ तो पूछ रहे थे, पवन बोला। यही पूछ रहे थे कि भानु स्कूल जाने लगा, तो मैंने कहा कि वो यहाँ नहीं है, विमला घबरा कर बोली। तुमने क्यों बोल दिया? मालकिन नाराज होंगी। मालकिन क्यों नाराज होंगी? मैंने कोई गलत थोड़े कहा, वो यहाँ है कहाँ? पवन अचरज से बोला। अरे अब क्या कहूँ मैं, मालकिन ने मना किया कि कोई भी धारा के बारे में बात नहीं करेगा, विमला ने उसे समझाया। पवन ना समझे से बोला। लेकिन छोटे साहब पूछ रहे थे तो उनसे झूठ बोलो क्या? और ऐसा क्यों कहा मालकिन ने धारा के बारे में? वो तो बहुत भली लड़की है, विमला बोली। मुझे नहीं पता, आप मालिक लोगों से सवाल जवाब तो नहीं कर सकते। अब छोटे साहब कुछ पूछे तो कह देना कि मुझे कुछ नहीं पता, आप मालकिन से बात कर लीजिए, पवन बोला। हाँ यही तो मैंने कहा, विमला बोली। ठीक है, तो पवन बोला, मैं बाहर बैठा हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना, कहकर पवन बाहर निकल गया। विमला भी अपना काम निपटाने किचन की तरफ फट गई। इधर पवन की बात सुनकर अरिजीत परेशान हो उठा। मॉम से ना तो वो स्पष्ट पूछ ही पाया, ना उन्होंने बताया कि धारा और भानु की पढ़ाई उन्होंने शुरू करवाई या नहीं। अब पवन भैया बता रहे हैं कि भानु घर में नहीं है, फिर भानु और धारा क्या फिर गांव लौट गए? अगर ऐसा था तो मॉम ने उसे बताया क्यों नहीं? मॉम के लौटने पर उनसे बात करने का मन बनाकर भी उसके मन की उदासी दूर नहीं हुई। बार बार धारा का मासूम चेहरा उसकी आंखों में डूबता उतरता रहा। चलिए, आज एक बहुत बड़ा काम निपट गया। पवित्रा जी ने आराम से अपना सर कार की बैग से टिका लिया। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा हो गया था। हाँ, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई, रघुवीर साहब ने प्यार से उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। पवित्रा जी बोली। आपको नहीं पता कि मुझे इन दिनों कितनी टेंशन हो गई थी, हमेशा डर सा लगा रहता था, रघुवीर साहब चौंक कर बोले। लेकिन क्यों पवित्रा, इसमें इतना टेंशन की क्या बात थी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तरह से क्यों कह रही हो, पवित्रा जी बात को घुमाते हुए बोली। बस, मुझे अरिजीत की शादी का बहुत दिनों से इंतजार था, इसीलिए पवित्रा जी ने अपने आप को संभाल लिया, रघुवीर साहब बोले। लेकिन फिर भी 3 महीने तक तो वेट करना ही पड़ेगा, जल्दी ही कोई शुभ तिथि ही नहीं थी, पवित्रा जी बोली। हाँ तो क्या हुआ, अच्छा ही तो है कि अरिजीत के फाइनल्स भी निपट जाएंगे, रघुवीर साहब बोले। और सगाई के फौरन बाद ही तुम्हें शादी भी तो करनी है, पवित्रा जी खुश होकर बोली। हाँ, मैं ज्यादा नहीं रुकना चाहती, अरिजीत की शादी हो जाए, फिर वो भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले, थोड़ा आपको भी आराम मिलेगा। मुझे आराम की क्या जरूरत है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, रघुवीर साहब मुस्कुराते हुए बोले।
रघुवीर साहब की बात सुनकर पवित्रा जी का खिला हुआ चेहरा म्लान हो गया और फौरन ही रघुवीर साहब को ये एहसास हो गया। हाँ, लेकिन बेटा जिम्मेदारी संभाल लेगा तो हम दोनों सेकंड हनीमून पर चलेंगे। उन्होंने पवित्रा जी को छेड़ते हुए कहा। कुछ भी। पवित्रा जी का चेहरा गुलाबी हो गया। रघुवीर साहब खुलकर हंस दिए। पवित्रा जी भी सब कुछ भूलकर हंस पड़ी। इधर हॉस्पिटल में धारा ने अपने कमरे से निकलकर दरवाजा बंद किया और वार्ड की तरफ मुड़ गई। आज हिमानी का मंगल स्नान था, लेकिन उसने अपने जाने की कोई तैयारी नहीं की थी। उसका दोबारा गांव लौटकर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। ब्याह के शुभ कामों में भी पारुल मामी उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगी ये उसे मालूम था। जब से मामी ने उसकी माँ की आखिरी निशानी भी हड़प ली, उसका दिल खट्टा हो गया था। केशव मामा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मोहन पहले से उसे जिस तरह से एक बार की धकेल दिया गया, उस पर भी मामा ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अनजान लोगों के बीच वो हॉस्पिटल में काम कर रही है, इससे भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो वापस घर चलो। ऐसे नाम के रिश्ते का क्या करें वो। वैसे भी कल सुबह उसे अपना फॉर्म भरने कॉलेज जाना था। डॉक्टर साहब ने उसे समझाया था कि वो ग्रेजुएशन के साथ उनके हॉस्पिटल का काम भी सीखते रहे, जिसका आगे उसे बहुत फायदा मिलेगा। शाम को पवित्रा जी और रघुवीर साहब मून पैलेस पहुंच गए थे। पवित्रा जी अभी अपने रूम में आराम करने के लिए पहुंची ही थी कि अरिजीत का फोन आ गया। क्यों, बहुत व्यग्र हो अपनी एंगेजमेंट के बारे में जानने के लिए? पवित्रा जी ने हंसते हुए कहा। हाँ मॉम, क्या हुआ? क्या बात हुई आपके वहाँ? उसने अपने मन पर काबू रखते हुए कहा। मॉम और बाबा के निकलते ही रिया ने खुशी से उछलते हुए उसे फोन कर लिया था और उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था। अरिजीत का मन तो हुआ था कि उसे सब कुछ बता दे, लेकिन वो इतना बेरहम नहीं था। रिया से मिलकर ही वो सारी बातें क्लियर करना चाह रहा था। उसे रिया के लिए बुरा भी लग रहा था कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था। पवित्रा जी बोली, तुम चाहते थे कि तुम्हारे फाइनल्स के बाद ही कुछ हो, तो देख लो, हमने तुम्हारी इच्छा के हिसाब से ही सगाई का प्रोग्राम रखा है। वह खुश थी। वह आगे बताने लगी कि क्या क्या बात हुई। अरिजीत ने उनकी वहां हुई बातचीत बताने के बाद पूछ लिया, मॉम, आपने भानु का एडमिशन करा दिया? कौन भानु? पवित्रा जी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। अरिजीत बोला, मॉम, भानु, धारा का भाई, वही लड़की जो आपकी देखभाल करती है। धारा का नाम सुनते ही पवित्रा जी गुस्से से बोली, करती थी, धारा ने काम छोड़ दिया है और वो अपने गांव लौट गई है। पवित्रा जी का स्वर कड़ा हो गया। लेकिन क्यों मॉम, यूं अचानक काम क्यों छोड़ दिया? आपने पहले तो कुछ भी नहीं बताया मुझे। वो भी परेशान हो गया। पवित्रा जी बोली, अरे जीत, इससे पहले तो कभी तुमने नौकरों के बारे में इतने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगे। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जबरदस्ती रोकती क्या उसे? अरिजीत चिढ़कर बोला। मॉम, कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमेशा नौकरों को घर के मेंबर की तरह ट्रीट करती हैं। पवित्रा जी नफरत भरे स्वर में बोली, जो जिस लायक होगा उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। वो लड़की कुछ ज्यादा ही बनती थी, काम में तो मन लगता नहीं था उसका। पवित्रा जी चिढ़ गई। दिन भर की खुशी इस बहस से फीकी पड़ गई थी। और तुम क्यों वकालत कर रहे हो उसकी? मेरा घर है, मैं जिसे चाहूंगी उसे रखूंगी और जिसे नहीं चाहूंगी उसे निकाल दूंगी, समझे? वो गुस्से से तमतमा कर बोली। अरिजीत ने अपने मॉम की बात सुनकर गुस्से में फोन कर दिया। उधर से फोन कटने का एहसास होते ही उनका गुस्सा और भड़क उठा। अरिजीत से ज्यादा उन्हें धारा पर गुस्सा आ रहा था। वो वहां थी नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति उन्हें महसूस हो रही थी। आगे क्या होगा? क्या अरिजीत धारा को अपने मन की भावनाएं बता पाएगा? क्या धारा अरिजीत की भावनाएं समझ पाएगी? पवित्रा जी आगे क्या करने वाली हैं? क्या वो धारा और अरिजीत को एक होने देंगी या अपनी जिद के आगे वो अपने बेटे के दिल की भावनाओं को बुरी तरह कुचल देंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।